दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने जाते हैं तो 7 से 8 कुछ ऐसी गलती है जो गलती आप जाने अनजाने में कर देते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के बाद में जरूर बताना कि आपने इसमें से क्या गलती किया है। और अगर आप ये गलती करते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप ना तो एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, आप अपने पैसे को एक्चुअली में बर्बाद कर रहे हैं। किस तरीके से वो मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और ये जो भी हम 7 से 8 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली जो भी बड़े बड़े फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं जो लोगों को पैसे की चीजों के बारे में बताते हैं, उनका कभी कभी इंटरव्यू आता है, कभी कभी आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ के मैं 7 से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि आज की जो वीडियो है वो कितनी वैल्यूएबल हो सकती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला गलती क्या है। तो यहां पे सबसे पहला गलती यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेम समझते हैं। लेकिन यहां पे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप दोनों को सेम समझेंगे तो आपका बहुत ज्यादा अलग लेवल पे नुकसान होगा। कैसे होगा मैं आगे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो यहां पे बहुत सारे लोग इस तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं जहां से उनको कुछ पैसा पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग ऐसे पॉलिसी परचेस करेंगे जहां पे वो किसी कंपनी का मान के चलो कि 5 लाख का पॉलिसी परचेस कर लिए और वो पॉलिसी उन्होंने 20 साल के लिए परचेस किया है और यहां पे उनको हर साल 30,000 रुपए का प्रीमियम पे करना है 20 साल तक। और यहां पे 20 साल पूरा होने के बाद में उनको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। यानी कि आपने यहां पे 5 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस किया और प्रॉफिट वगैरह सारा मिलाने के बाद में आपको 20 साल के बाद में 10 लाख रुपए मिल गया। उसके लिए आप साल का 30,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके का पॉलिसी परचेस करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि मैंने इंश्योरेंस भी एक ही पॉलिसी में ले लिया और मेरा इन्वेस्टमेंट का भी काम हो गया। यानी कि अगर मेरा डेथ होगा तो मेरे फैमिली मेंबर को भी पैसा मिल जाएगा, तो इंश्योरेंस का काम हो गया। और अगर मेरा डेथ नहीं हुआ तो पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद में तो मुझे तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का भी काम हो गया। लेकिन यह बहुत गलत है। आपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया। आप तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। किस तरीके से गलती है? तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि भाई मैं 5 लाख का पॉलिसी परचेस कर रहा हूं, इसके लिए मैं साल का 30,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूं और 20 साल के बाद में मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो भाई आज मैं 10 लाख रुपए तो सोच के बहुत खुश हो रहा हूं, लेकिन आज जो 10 लाख मैं सोच रहा हूं उसका 20 साल के बाद में क्या वैल्यू होगा अगर मैं इन्फ्लेशन को 6% मान के चलूं तो अगर आप इन्फ्लेशन को यहां पे 6% कंसीडर करेंगे ना, तो आपके 10 लाख का जो वैल्यू है 20 साल के बाद में उसका वैल्यू सिर्फ 3 लाख रुपए होगा। तो आप तो सोच के खुश हो रहे कि भाई 10 लाख मिलेगा 20 साल के बाद में, लेकिन आपने यहां पे इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं किया। तो आपको इन्फ्लेशन भी कंसीडर करना चाहिए। तो आपको इन्फ्लेशन अगर कंसीडर करेंगे तो उसकी वैल्यू सिर्फ 3 लाख रुपए होगी। जब आप सोचेंगे कि भाई 3 लाख ही मिलेगा तो आपका तो डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो इसके लिए यहां पे इंश्योरेंस का एक रूल्स है कि आपका ना जो भी एनुअल इनकम है आपको उसका कम से कम 10 गुना तो पॉलिसी परचेस करना चाहिए, प्लस अगर कोई लोन है तो उसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो अगर मैं आपको सिंपली इसको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं तो मान के चलते हैं कि किसी पर्सन का साल का जो इनकम है वो 5 लाख रुपए का है और उनके ऊपर 30 लाख रुपए का एक होम लोन भी है, तो उनको कितने का पॉलिसी परचेस करना चाहिए? तो यहां पर उनका जो एनुअल इनकम है उसका 10 गुना यानी कि 50 लाख रुपया प्लस उनके ऊपर 30 लाख का लोन है, तो टोटल यहां पे उनको 80 लाख रुपए का एक पॉलिसी परचेस करना चाहिए। तो यहां पे अगर आप एक ऐसा पॉलिसी परचेस करने जाएंगे जहां पे आपको 80 लाख का पॉलिसी परचेस करना है, आपने यहां पे सिर्फ 5 लाख का पॉलिसी परचेस किया तो आपको तो 30,000 का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। अगर आप 80 लाख का पॉलिसी परचेस करने जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस अलग लेवल का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तकरीबन मुझे तो लगता है 2.5 से 3-4 लाख रुपए का आपका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहां पे आपने इंश्योरेंस में यह उम्मीद नहीं रखना है कि मैं पैसे इंश्योरेंस में इन्वेस्ट लगा रहा हूं तो मुझे वहां से कुछ आना चाहिए, क्योंकि यहां पे इंश्योरेंस का मतलब यह नहीं होता है। इंश्योरेंस का सिंपल मतलब यह होता है कि मेरे घर में कोई अर्निंग पर्सन नहीं है, मैं अपने घर में अर्निंग पर्सन हूं, तो मेरे डेथ के बाद मैं तो वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर को पैसे का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि मैं अपने डेथ के बाद में अगर मेरा बाई चांस हुआ तो मैं अपने फैमिली मेंबर को दूंगा तो उनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये नहीं कि अगर भाई मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। नहीं, अगर आप ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे जहां पे आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे डेथ के बाद में मेरे फैमिली मेंबर को भी पैसा मिलना चाहिए और मैं जिंदा हूं तो मुझे भी मिल जाए, तो अगर आप उस तरीके का पॉलिसी परचेस करने जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपको मैंने सिंपली एग्जांपल बता दिया कि आप 5 लाख का पॉलिसी परचेस करने गए तो साल का प्रीमियम 30,000 रुपए का है। मैं मनी बैक और एंडोमेंट प्लान की बात कर रहा हूं। वहीं अगर आप 50 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस करने जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने का प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए
इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों में आपको एक में मिक्स नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। तो आपको करना क्या चाहिए, तो आपको सिंपली इंश्योरेंस के लिए एक प्रॉपर टर्म प्लान परचेस करना चाहिए, जहां पे होगा कि आप 10 से 12 हजार रुपए के प्रीमियम में 50 लाख रुपए तक का पॉलिसी आप परचेस कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई 10 लाख में मुझे 50 लाख का पॉलिसी मिल रहा है, कुछ तो झोल होगा यहाँ पे, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशंस ये होती है कि जो टर्म प्लान होता है वहां पे एक बहुत ही बड़ा कंडीशंस होता है। कंडीशंस क्या है कि अगर आपका पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ होगा तभी आपके फैमिली मेंबर को पैसा मिलेगा, अगर आपका डेथ नहीं होगा तो आपके फैमिली मेंबर को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कंडीशंस है। अब यहाँ पे इसके लिए लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई अगर डेथ नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब तो मेरा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपने 5 लाख के पॉलिसी के लिए 30,000 का प्रीमियम आप हर साल पे कर रहे हैं 20 साल तक। वहीं पे अगर आप 50 लाख का पॉलिसी परचेस करें टर्म प्लान वाला, तो आपको सिर्फ साल का 10,000 रुपए का ही प्रीमियम पे करना है। तो यहाँ पे आप 5 लाख कहां पे और 50 लाख कहां पे, आपने सबसे पहली बात बहुत बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर लिया और प्रीमियम आप साल का सिर्फ 10,000 रुपए के ही अराउंड में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 30,000 का प्रीमियम पे कर रहे थे, यहाँ पे आप 10,000 का ही प्रीमियम पे करें। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे जो 30 का प्रीमियम पे कर रहे थे और यहाँ पे 10 का कर रहे हैं, तो आपका जो 20,000 रुपए का आप एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे करने वाले थे वो तो पैसा आपका बच रहा है। तो उस पैसे को आपको कहीं पे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप साल का 20,000 रुपए का प्रीमियम आप कहीं पे अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आने वाले 20 साल तक, तो 20 साल के अंदर में आप वहां से भी 16-17 लाख रुपए का रिटर्न्स जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, सीन क्या हुआ, तो यहाँ पे सिंपली आपने 5 लाख का पॉलिसी परचेस किया, आपको हर साल 30,000 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ा है और यहाँ पे 20 साल पूरा होने के बाद में आपको सिर्फ 10 लाख रुपए मिल रहा है। 10 लाख इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे तो 0/0 कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर आप 10,000 रुपए प्रीमियम पे करें, 50 लाख का पॉलिसी मिला है तो कुछ तो वैल्यू होगी। तो बाकी का जो आपका 30 का में से 10 आपने इंश्योरेंस टर्म प्लान परचेस कर लिया, बाकी का जो 20,000 बच रहा है आप वो हर साल 20 साल तक इन्वेस्ट करें किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर। तो वहां पे अगर मैं 12% का भी रिटर्न्स मान के चलूं तो 16 से 17 लाख रुपया आपका वहां पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 50 लाख का पॉलिसी भी मिल गया प्लस 20 साल के बाद में 16-17 लाख रुपए भी मिल गए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई पॉलिसी भी 5 लाख का और मिल रहा है 20 साल के बाद में 10 लाख रुपया। तो आपको क्या लगता है बेनिफिट कौन सा है, टर्म प्लान वाला ही बेनिफिट है, डेफिनेटली टर्म प्लान वाला ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंश्योरेंस का जो गोल से ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस पूरा हो रहा है। प्लस आप जो बोल रहे थे कि भाई हमें तो पैसे भी चाहिए अगर हम जिंदा हो गए तो आपका पैसे मिल रहा है ना, 16-17 लाख रुपए तो आपको मिल रहा है अगर आप इन्वेस्ट करें तो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका कोई भी गोल्स है, अलग अलग गोल्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन के एजुकेशन या तो रिटायरमेंट, उस गोल्स के हिसाब से भी आप अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंश्योरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वहां से पैसा आना नहीं होता है, वहां से सिंपली फैमिली का प्रोटेक्शन होता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं कहीं ऐसे अच्छे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मुझे पैसे से मेरा पैसा बनना चाहिए। तो सिंपली म्यूचुअल फंड के अंदर आप कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं सरकारी स्कीम में कर सकते हैं, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, इस तरीके के स्कीम में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक ही में कंसीडर कर देंगे तो ये यहाँ पे आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो आपने देख लिया। सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस के लिए आपको 30,000 का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 से 12 हजार के इंश्योरेंस के ऊपर 50 लाख का मिल रहा है। बाकी का पैसा आप इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब आपका क्या सोचना है, आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये बेसिकली एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। तो आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको अभी तक 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया। सबसे पहला कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीजें हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए, यानी कि आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका 10 गुना प्लस जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन है कम से कम उतने का तो पॉलिसी परचेस करना चाहिए। आप चाहे तो उससे ज्यादा का भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट, वो है कि लोग अपने बच्चे के नाम पे, अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे पॉलिसी परचेस करते हैं, जो कि बच्चे के नाम पे पॉलिसी परचेस करने की क्या जरूरत है। मैंने आपको अभी बताया कि इंश्योरेंस का क्या मतलब है कि भाई जो भी आपके घर में अर्निंग पर्सन है उनके नाम पे इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि उनके डेथ के बाद में फैमिली मेंबर को कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप बच्चे के नाम पे क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करें, सिंपली आप अपने बच्चे के नाम पे उनके फ्यूचर के एजुकेशन से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में उनका एजुकेशन का जो भी खर्चा आएगा उसके लिए आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, या तो पीपीएफ में, या तो अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना में। तो यहां पे बोला जाता है कि आपको आपके बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहां पे आता है फोर्थ पॉइंट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो पॉलिसी परचेस करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी से वो छुपा लेते हैं, एंड बाद में उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक्चुअली में उनका डेथ होता है एंड जब डेथ का रीजन पता चलता था, उनका जो पॉलिसी का पैसा उनके फैमिली मेंबर को मिलने वाला था
वो पैसा उनको नहीं मिलता है। अब वो किस तरीके से हो सकता है? तो हो सकता है कि भाई अगर आप अल्कोहलिक पर्सन हो, दारू शराब पीते हो, तंबाकू वगैरह खाते हो, एंड आपने पॉलिसी परचेज करते समय यहाँ पे सिंपली लिख दिया कि भाई हम तो ये सब नहीं करते हैं, एंड बाद में अगर आपका डेथ हुआ और पता चला कि भाई इनका जो डेथ है वो अल्कोहल की वजह से हुआ, शराब वगैरह पीने की वजह से हुआ, तो उस केसेस में आपका जो पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड आपके फैमिली मेंबर को मिलने वाला था वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आपका जो भी सच्चाई है वो आपको बताना चाहिए। बेसिकली वहां पे आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके डेथ के बाद में आपके फैमिली मेंबर का जो भी पैसा मिलने वाला था उसके रिजेक्शंस के चांसेस कम होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 5th पॉइंट आता है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको कम समय के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, यानी कि उनको शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी चाहिए। पता नहीं क्यों। बेसिकली आपको कितने समय के लिए पॉलिसी परचेस करना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि जब तक आपके फैमिली मेंबर आपके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है आपका, तब तक का तो पॉलिसी कम से कम होना ही चाहिए। यानी कि रिटायरमेंट तक आपके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है और बेसिकली आप 60 साल में रिटायर्ड होंगे तो कम से कम 60 साल का तो पॉलिसी आपके पास में होना ही चाहिए ना। बेसिकली मान के चलो कि आपका एज 30 साल है एंड आपने यहाँ पे 15 से 20 साल का एक पॉलिसी परचेस कर लिया कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म का ही पॉलिसी परचेस करना है, और पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद में आपके इनकम के ऊपर आपके फैमिली मेंबर तो अभी भी तो डिपेंडेंट है ना। तो फ्यूचर में अगर आपका पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद में आपका डेथ हुआ तो आपके फैमिली मेंबर को तो कुछ नहीं मिलेगा, और उसके अगर आप पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद में फिर से पॉलिसी परचेस करने जाएंगे तो आपका एज तो बहुत ज्यादा है, तो आपको वहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी भी बहुत महंगा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक ही बार में लंबे समय का पॉलिसी लेके शांति से बैठना है, ताकि वहां पे आपको नॉर्मल प्रीमियम के ऊपर आपको ठीक ठाक इंश्योरेंस मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करना है फिर से मैं एक पॉलिसी परचेस करूंगा, ऐसा नहीं। बेसिकली जब तक आपके फैमिली मेंबर आपके ऊपर डिपेंडेंट है उतने समय का पॉलिसी आपके पास में होना चाहिए। एंड आप शुरुआत में जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे, आपका उम्र 30 साल है तो आप 30 साल का पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, 30 से 35 साल का, कि भाई मुझे 60 65 साल 70 साल का जो भी आपका आपके हिसाब से आप देख लेना कि उतने समय का तो मुझे मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी होना ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो 6th पॉइंट है वो ये है कि बेसिकली लोग ऑनलाइन पॉलिसी परचेस करने से डरते हैं। तो अगर बेसिकली आप चाहे तो ऑनलाइन पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, बेसिकली वहां पे आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑफलाइन भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7th पॉइंट यह है कि बहुत सारे लोगों के पास में मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है और वो बहुत खुश होते हैं कि मेरे पास में 2 लाख का मनी बैक है, 3 लाख का एंडोमेंट प्लान है, इस तरीके से फलाना है धमाका है, बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बेसिकली अगर आपके पास में एक ही पॉलिसी है लंबे समय के लिए, वो भी ज्यादा अमाउंट का पॉलिसी है, जो भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपका एनुअल इनकम है कम से कम उसका 10 गुना, तो वो इनफ है। तो आपके पास में लंबे समय के लिए ज्यादा अमाउंट का पॉलिसी है तो अच्छी बात है। मल्टीपल पॉलिसी होना मतलब एक बहुत अच्छी बात नहीं होती है। सिंपल सा गोल से कि भाई मेरे डेथ के बाद में मेरे फैमिली मेंबर को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो मैं जो भी इनकम अर्न कर रहा था तो मेरे 10 साल का जो भी इनकम है उतना तो मेरे फैमिली मेंबर को मिल जाएगा, तो बेसिकली उनका दिन अच्छे से कट सकता है। तो मल्टीपल पॉलिसी 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का तो कोई अच्छी बात नहीं है। लंबे समय के लिए पॉलिसी लो, एक ही लो, ज्यादा अमाउंट का लो। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के ही इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के इंश्योरेंस पॉलिसी पे ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो उसके बाद में अगर आपका बाई चांस डेथ हो गया तो उस केसेस में क्या होगा, या तो अगर आपको जॉब से निकाला गया तो भी आपके पास में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगा, या तो अगर आप किसी नई कंपनी में जॉब पे लगेंगे और वो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करी, उसके बाद में आप नया पॉलिसी परचेस करने जाएंगे तो पॉलिसी आपको महंगा मिलेगा। तो आपको सिर्फ आपके एम्प्लॉयर के पॉलिसी के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होना है। उसके अलावा यहाँ पे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा होता है जहां पे अगर आप मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो वहां पे आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ता है, और यहां पे अगर आप मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो उस पॉलिसी में आपको डेफिनेटली मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे LIC के पॉलिसी को, अलग अलग पॉलिसी को डिस्कस किया है, जहां पे मैंने उस पॉलिसी के बारे में आपको बताया है। फिर भी आपको एक चीज समझना चाहिए कि वो जो पॉलिसी आप वीडियोस को देखते हैं इसके लिए हम लोग वो वीडियोस बनाते हैं, बट एट द सेम टाइम जो भी हमने आज के रूल्स को डिस्कस किया इसको भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना, जिनको इस वीडियो को जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर आपने अगर कोई मिस्टेक्स किया है या तो मतलब कुछ सीखने के लिए मिला है तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वहां से मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों।